आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ज्ञानता साइंसेज में। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पहले ही अपनी वीडियोज़ में अभी रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर चुका हूँ। अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, कैसे हम सांस को अंदर लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, उसी के हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपका जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, सबसे पहले हमें कोई 3-4 चीज़ें जो हैं इसके अंदर पहले हमें अपने बिल्कुल दिमाग में, जहन में डालनी है। वो पहली चीज़, सबसे पहले आपका जैसे कोई भी काम होता है, कोई भी वर्क होता है, कैसे वर्क होता है, कोई सिस्टम होता है, जैसे आपका स्कूल है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो इसी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल लिखूंगा। कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। कौन कौन सी चीज है, ठीक है, कौन कौन। एक तो हम लिखेंगे इनवॉलंटरी, दूसरा हम लिखेंगे वॉलंटरी। माय डियर फ्रेंड्स, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, जो इस रेस्पिरेशन में परमानेंट चीज है, जो परमानेंट है, जो चेंजेबल नहीं है, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जो ये आपका रेस्पिरेशन है ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। इनवॉलंटरी को करने के लिए हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा है। कौन सा है? मेडुला ओब्लंगेटा। ब्रेन का एक पार्ट है मेडुला ओब्लंगेटा। आपके स्पाइनल कार्ड होती है, स्पाइनल कार्ड के ऊपर एक एरिया रहता है मेडुला ओब्लंगेटा, और उसका मेडुला ओब्लंगेटा का कौन सा पार्ट? पॉन्स पार्ट। हम यहां पे लिख देंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं पॉन्स रीजन जो होता है मेडुला ओब्लंगेटा का, वो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और मैंने बोला इनवॉलंटरी, इट मींस इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। ये हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होती है, ये अनकॉन्शियसली, हम अनकॉन्शियस हैं इसके बारे में, और ये आप सांस लेते जा रहे हैं। बड़ा रेयर होता है ऐसा कि आप याद भूल जाएं। आपका कभी ऐसा होगा कि भाई आप सांस ले रहे हैं और आपको याद भूल गए भाई सांस लेना? ऐसा नहीं होता है। आपकी सांसें चलती जा रही हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स इट इज इनवॉलंटरी। और हम कभी कभार ऐसा होता है कि कभी मेरा मन कर गया, मैंने सांस रोकनी है 1 मिनट के लिए, तो मैंने रोक ली। तो 1 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोकेंगे, 2 मिनट के लिए रोक लेंगे, भाई ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, कोई एथलीट होगा, कोई ज़्यादा देर रोक लेगा। बट अदरवाइज 1 या 1.5 मिनट के लिए, या फिर 2 मिनट के लिए, कोई ज़्यादा। बट अदरवाइज आपकी जो रेस्पिरेशन होती है आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। एथलीट्स होंगे, आप कभी ऐसा होगा कि आप मन करेगा जल्दी सांस लेने का, आपको कोई डॉक्टर बोलेगा लंबी सांस लो, आप लंबी सांस लेंगे, अलोम विलोम करेंगे, तो आप लंबी सांस लेंगे, कुछ ऐसा। वो जो होता है दैट इज नॉट परमानेंट, वो आपका एक टेम्परेरी फेज है। और उसको कौन कंट्रोल करता है? आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं। वो वॉलंटरी फेज है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, आपका ये जो ब्रेन पोर्शन है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं ब्रेन के, वो इसको आप वॉलंटरीली हेल्प करते हैं आपको वॉलंटरी उसको कंट्रोल करने के लिए। बट इट इज ए टेम्परेरी फेज। और इनवॉलंटरी जो होता है ये मेन परमानेंट फेज है। परमानेंटली आपका ये चलता रहता है, और इसको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लंगेटा का पॉन्स रीजन। नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी कंट्रोल की बात कर ली, तो हमने अभी बात करनी है किसकी? एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो हम उस एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपको मैंने बताया हुआ है कि आपके पास 2 प्रोसेसेस रहते हैं। दैट इज, देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आपका एक इंस्पायरेशन रहता है और एक एक्सपायरेशन रहता है। क्या रहता है? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इसी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को आप बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन में जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो अंदर को आती है। कौन सी हवा अंदर को आती है? इनहेलेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है। एक्सपायर कर रहे हैं हम, आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। किसको? आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और
ऑक्सीजन को आप अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो ये चीज़ें आ गई। हमने बात की इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की। इनहेलेशन मैंने बताया कि जो आपका इनहेलेशन होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मीन्स इसमें एनर्जी लगती है। जैसे ही आप ऑक्सीजन मैंने सांस ली मीन्स एनर्जी यूज अप हो रही है। वही जब एनर्जी यूज अप होगी, ऑक्सीजन जो हम मेन प्राइमरीली इसमें इनहेलेशन में यूज़ करते हैं, वो जो गैस होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और जो आपका जैसे ही प्रेशर बनता है अंदर, क्या होता है, अंदर किसी चीज़ को हम प्रेस करते हैं, जैसे प्रेशर एक ऑटोमेटिक प्रेशर बनता है और उससे क्या होता है कि हवा बाहर को एक्सहेल हो जाती है। और उसमें कौन सी एक्सहेल होगी? एक्सहेल होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इनहेल होगी ऑक्सीजन होगी। और जो एक्सहेलेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसके अंदर एनर्जी यूज अप नहीं होती है। अब दूसरी चीज, जब आपकी तीसरी चीज जो आई, नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी इसमें याद रखने वाली, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट। मेन इंपॉर्टेंट जो होता है इसमें प्रेशर ग्रेडियंट ही होता है। कहता है ये प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? कहता है कि आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस का प्रेशर और आपकी बॉडी के अंदर, अब हम जब बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम बॉडी की नहीं, हम लंग्स की बात करेंगे। आपकी एटमॉस्फेयर में और आपके लंग्स के अंदर जो एटमॉस्फेयर का जो गैसेस का प्रेशर है वो डिसाइड करेगा, वो जो डिफरेंस है दोनों के अंदर कि एटमॉस्फेयर में कितनी गैस है वो उसका प्रेशर कितना है, आपके लंग्स के अंदर वो वाली जो पर्टिकुलर गैस है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो जो पर्टिकुलर गैस है उसका प्रेशर कितना है वो डिसाइड करेगा एक्सहेल होना है या इनहेल होना है। और मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तौर पे, वो ये है कि जो आपके लंग्स होते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व मीन्स उसे, अब ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई लंग्स इन्वॉल्व ही नहीं है, भाई रेस्पिरेशन है तो लंग्स की वजह से ही होगा, बट जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है या फिर आपका एक्सेलेशन और इनहेलेशन है लंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। भाई ये लंग्स कंट्रोल हो रहे हैं पीछे से किसकी वजह से? एक तो आपका ब्रेन और दूसरा आपकी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, आपकी थोरैसिक कैविटी अगर एक्सपैंड होगी या फिर ये एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड या फिर कंट्रैक्ट, इसी से इनहेलेशन और एक्सेलेशन डिसाइड होगा। ठीक है, आपके लंग्स आर नॉट इन, लंग्स डिसाइड नहीं करेंगे, डिसाइड करेंगे आपकी थोरैसिक कैविटी। ये जो कैविटी है आपकी थोरैसिक कैविटी, मैंने बताया हुआ आपको थोरैसिक कैविटी क्या चीज होती है। जो भी एरिया, जैसे मैंने ये बताया हुआ है, ये आपके लंग्स हैं और लंग्स के आगे पीछे रिब्स होती हैं। जो भी एरिया आपके ये अपर रिब रीजन जिसको कवर करता है, रिब्स जो होती हैं ये आपके 12 पेयर ऑफ रिब्स जिस एरिया को कवर करती हैं फ्रॉम फ्रंट टू बैक, उस एरिया को हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। और नीचे वाला जो एरिया होता है हम उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इन दोनों कैविटीज को डिवाइड करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए आपके पास डायफ्राम होता है, मस्कुलर डायफ्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और थोरैसिक कैविटी यहाँ पे रिब्स, तो आपकी कितनी रिब्स होती हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स आर देयर। ठीक है, अब थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होगी, कंट्रैक्ट होगी। अगर एक्सपैंड होगी तो जगह बन जाएगी, अगर कंट्रैक्ट होगी तो जगह कम हो जाएगी। वो चीज़ अभी हम बताएंगे कि वो कैसे आपके रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में हेल्प करती है। तो पहले हम शुरू करते हैं आपका लंग्स। मैंने बता दिया आपको ट्रैकिया इज ए विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप है जिससे थ्रू ऑक्सीजन या फिर जो हवा होगी अंदर जाएगी। आपके जो लंग्स होते हैं ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स को हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। और इनके बीच में जो प्लूरल कैविटी होती है, कौन सी कैविटी है? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होगा? प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है या फिर यू कैन से मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड होता है जो क्या करेगा? इट इज ए शॉक एब्जॉर्बिंग। क्या है ये? शॉक एब्जॉर्बिंग है। शॉक एब्जॉर्बिंग, शॉक से हमें बचाएगा, हमारे लंग्स को शॉक एब्जॉर्बिंग है। कोई भी शॉक, नॉर्मल कोई जो शॉक लगेगा, झटका लगता है, कहीं हम गिर जाते हैं तो उससे लंग्स को कोई इंजरी ना हो, तो ये प्लूरल कैविटी और ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती हैं इसको बचाती हैं। मैंने आपको बताया कि जो ट्रैकिया होता है डिवाइड करता है टू ब्रोंकाई में, राइट वन एंड द लेफ्ट वन। अब कहता है कि जो आपके ट्रैकिया होते हैं आगे, इसके अंदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है इधर भी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि गैसेस तो आपके लंग्स में भी होंगी तो वहां पे भी रहता है।
अगर मान लो कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो भी 260 होगा, तो दोनों क्या हो गए, दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि बराबर है। तो मैंने आपको यहां पे पहले ही बताया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो फ्रॉम हाई लेवल, फ्रॉम हाई प्रेशर टू फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एक्सचेंज होगा। बट जब मैंने बोला दोनों बराबर हैं तो कैसे फ्लो होगा, फ्लो नहीं होगा, इट मींस रेस्पिरेशन नहीं हो रही। बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे कम होगा, मान लो कि यहां पे, और ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट एक मान लो कि यहां पे 259 हो गया, तो हवा क्या होगी, हवा जो होगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अंदर आएगी, लंग्स के अंदर आएगी। और मान लो कि यहां पे जो प्रेशर हो रहा है, वो जो प्रेशर है 261 हो गया, तो हवा क्या होगी, हवा बाहर को जाएगी। तो मान लो कि मैं यहां पे लिखता हूं, अब 261 हो गई, तो हवा अब बाहर को जाएगी, हवा क्या होगी, हवा बाहर को जाएगी। अब कहता है ये प्रोसेस कैसे होगा, कैसे भाई 259 होगा, कैसे 261 होगा, कैसे हवा अंदर आएगी, कैसे बाहर जाएगी। ये क्या है आपकी, ये मैंने यहां पे बनाई हुई है बैकबोन। डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए जो एरो का डायरेक्शन होता है वो उस तरफ रख रहा हूँ, अदरवाइज ये हम जब भी बायो में जब भी कोई एरो को इंडिकेट करेंगे तो वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी बैकबोन है, ये आपकी मैंने शो की हुई है रिब्स, ठीक है। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है इट इज स्टर्नम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपकी रिब्स होती हैं ये फ्रंट पे यहाँ पे एक बोन के साथ अटैच्ड रहती हैं, स्टर्नम, और पीछे आपकी जो बैकबोन होती है उसके साथ ये अटैच्ड रहती हैं, और ये बनाती हैं हमारी थोरेसिक कैविटी। 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड देन ये जो मैंने रिब्स के स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सिर्फ इंडिकेट करने के लिए, और ये स्टर्नम रहता है आपका फ्रंट में, ठीक है। अब कहता है जो आपके यहाँ पे कुछ मसल्स वर्क करते हैं, कौन से मसल्स वर्क करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी को उस प्रेशर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए। कि पहले जो आपका मसल्स रहते हैं, एक तो आगे पहले इंटरकोस्टल मसल्स, कौन से मसल्स अभी बताएंगे हम। एक डायफ्राम रहता है, डायफ्राम में मैंने पहले भी बताया हुआ है आपका, दिस इज द डायफ्राम। क्या है ये डायफ्राम है, डायफ्राम, ठीक है। तो ये डायफ्राम जो है ये एक सर्कुलर मसल्स का बना रहता है हमारी, मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएट करता है एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी को। ये डोम शेप्ड में रहता है, अगर ये डोम शेप्ड में होगा तो क्या होगा, ये डोम शेप्ड में होगा तो लंग्स को स्पेस नहीं देगा। आपके लंग्स जो हैं थोरेसिक कैविटी में बंद रहते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर पैक्ड रहते हैं। एक तो आपका डोम शेप्ड, वो पहले ही प्रेशर दे रहा है, किसकी वजह से, ये पहले प्रेशर दे रहा है, क्या मैं यहां पे बनाऊंगा, ये प्रेशर दे रहा है आपके लंग्स को, ऊपर की तरफ आपको प्रेशर दे रहा है ये, इज इट क्लियर। ये पहले ही उसको ज्यादा प्रेशर दे रहा है ऊपर की तरफ और उनको एक्सपैंड करने की कोई भी जगह नहीं मिल रही है। एक चीज ये अब कहता है दूसरे मसल्स, तो कहता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स मींस आपकी जो रिब्स होती हैं, मैंने यहां पे ये रिब्स बनाई हुई हैं, रिब्स जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है कि आपकी जो रिब्स होती हैं बैकबोन से अटैच्ड हैं फ्रॉम द पीछे से, और फ्रंट से मैंने बताया स्टर्नम से, तो वैसे ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अभी ये मैंने स्टर्नम बनाया हुआ है, ये स्टर्नम है और यहाँ पे रिब्स अटैच्ड है, हम इसी में डिस्कस करेंगे अभी। तो कहता है जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं, दो रिब्स के बीच में आपके कुछ मसल्स रहते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं इस रेस्पिरेशन में। कहता है इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब कहता है ये कैसे होते हैं, मान लो कि ये दो रिब्स हैं, तो ये रिब्स के अंदर, रिब्स के दो रिब्स के बीच में यहां पे मसल्स अटैच रहेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि ये आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हों, तो अगर एक्सटर्नल होंगे तो वो टोटली इसको 90 डिग्री पे कट करेंगे इनको,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर एक इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है तो दूसरा जो होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है, दो रिब्स के बीच में होंगे और ये क्या करेंगे, अपर जो रिब होगी उसके लोअर पोर्शन से और अटैच रहेंगे और आपकी जो लोअर रिब होगी उसके अपर पोर्शन से अटैच्ड रहेंगे। ये दो टाइप के मसल्स एंड देन डायफ्राम। अब कैसे वर्किंग होती है इनकी, पहले हम इनहेलेशन की बात कर लेते हैं। ये आपके लंग्स हैं, ये बनाए हुए मैंने, ये रिब्स हैं, तो रिब्स के बीच में मैं यहाँ पे मसल्स बना लेता हूँ। हर एक रिब की जो होती है वहाँ पे मसल्स अटैच रहते हैं, यहाँ पे शो करते हैं हम इनको। अब कहता है क्या होता है, जैसे इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या होता है, सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखो, इनहेलेशन में जो भी सबसे पहले आपका जो डायफ्राम होगा, मैंने बोला ये डोम शेप्ड रहता है, ये डोम शेप्ड है, प्रेशर हवा जो आपके लंग्स हैं इनको दबा के रख रहा है, इनको फैलने की जगह नहीं दे रहा है, एक्सपैंड करने की जगह नहीं दे रहा है। अब जैसे ही आपका ये जो डायफ्राम होगा ये स्ट्रेट हो जाएगा, मान लो ये स्ट्रेट हो गया, फ्लैटेंड हो गया, तो ये वाली जगह जो है ये कितनी, ये देखो भाई इतनी जगह इसको मिल जाएगी लंग्स को एक्सपैंड करने में। क्या करने में, लंग्स को एक्सपैंड करने में। जैसे ही मान लो ये ऐसे था और ये ऐसे एक्सपैंड हो गया, स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट होगा तो ये नीचे को आएगा और जैसे ये नीचे को आएगा तो ये इतनी जगह जो है ये लंग्स को, हमें हमारे लंग्स को मिल जाती है एक्सपैंड करने के लिए। एक चीज, दूसरी चीज आपके यहां पे जो एक्सटर्नल बाहर वाले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रहते हैं, ये मैंने बोला आपको रिब्स के साथ अटैच रहते हैं। क्या होता है, जैसे ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं, क्या करेंगे, आपके डायफ्राम के भी मसल्स कंट्रैक्ट, मैं यहां पे लिख लेता हूं कंट्रैक्ट, यहां पे लिख लेता हूं रिलैक्स। और जैसे ही आपके ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, अगर मैंने बोला 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं तो 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। इंटरकोस्टल, वो चाहे आपके इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरकोस्टल मसल्स, ये आप ध्यान में रखेंगे। कहता है कि जैसे ही आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बाहर वाले जो मसल्स होंगे एक्सटर्नल वाले इंटरकोस्टल मसल्स, वो कंट्रैक्ट करेंगे, जैसे वो कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपकी रिब्स जो होंगी, आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप सांस लेते हैं तो आपका जो रिब केज होता है, आपका जो थोरैसिक कैविटी होती है ये इंक्रीज करती है, आपका जो रिब केज होता है ये बाहर की तरफ आता है। मतलब जैसे आप कोई चीज को कंट्रैक्ट करेंगे तो एक ऊपर वाली रिब नीचे वाली को खींचेगी, उससे नीचे वाली को खींचेगी, और ये क्या होता है, ये बाहर को आता है। आपका रिब केज बाहर को आ रहा है, अपर पोजीशन में आ रहा है, और जैसे ये आपने ऐसे किया तो आप फील करेंगे आपकी चेस्ट बाहर को आ रही है। आपकी जैसे ही ये चेस्ट थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करती है, आपका डायफ्राम नीचे को जा रहा है, फ्रॉम फ्रंट एंड फ्रॉम लोअर साइड, पोस्टीरियर रीजन से भी, आपके नीचे वाले रीजन से भी और आपके फ्रंट रीजन से भी लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए जगह मिलती है। ठीक है, और क्या होगा उससे, आपका साइड से भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, नीचे से भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो जाता है। मैंने बोला आपको, जैसे मैंने यहां पे बताया था कि जो प्रेशर होता है वो 259 आ गया। जैसे ही प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर कितना है, 260 है। एटमॉस्फेयर के प्रेशर कितना है, 260। ये तो भाई परमानेंट रहेगा, ठीक है। बट आपके यहां पे जैसे ही थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होती है, आपकी जो ये बॉडी का एरिया जो है, लंग्स के आगे पीछे का एरिया एक्सपैंड हो रहा है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर रहता है, क्योंकि पहले तो जैसे किसी चीज को आपने दबा के रखा है, वो फैलने के लिए प्रेशर डालती है, लंग्स के अंदर प्रेशर था। जैसे ही आपका आगे पीछे का एरिया जो है ये एक्सपैंड कर गया, ये एक्सपैंड हो गया, तो भाई इसके अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो भाई प्रेशर ग्रेडियंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट ने काम किया तो हवा जो होगी वो रश करेगी, हवा रश करेगी, मतलब आपके जो लंग्स होंगे वो एक्सपैंड करेंगे।
ठीक है। और यू कैन से जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, आपके लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए जगह मिली, प्रेशर ग्रेडियंट ने काम किया और लंग्स आपके एक्सपैंड किए और आपकी जो हवा थी वो अंदर को आना शुरू हो गई। अंदर को कौन सी हवा आएगी? ऑक्सीजन। कौन सी हवा आएगी? ऑक्सीजन अंदर को आ जाएगी। ठीक। अब कहता है दूसरी बात, दूसरा क्या होगा, जैसे ही ये आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, अब आपके पहले मैंने एक्सटर्नल की बात की, एक्सटर्नल वालों ने रिब्स को ऊपर खींचा, कंट्रैक्ट किया तो ऊपर खींचा, ऊपर खींचने से थोरेसिक कैविटी ऊपर को आ गई, डायफ्राम नीचे को चला गया, आपकी कैविटी इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज करने से लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ और रश हवा जो होगी रश इन हो जाएगी, अंदर को आ जाएगी। हो गया आपका इनहेलेशन। अब कहता है जैसे ही ये प्रोसेस हो गया, अब क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस हो जाता है क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया हुआ है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो यहां पे इसी के आपके एक्सटर्नल के साथ राइट एंगल में हैं, ये रिब्स ये कंट्रैक्ट करेंगे, वो कंट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो रिब्स होंगी वो वापस अपनी जगह पे एक दूसरे को खींचेंगी। जैसे ही वो खींचेंगी उसके साथ में साइमल्टेनियसली जो आपका डायफ्राम होगा वो डोम शेप्ड दोबारा आना शुरू हो जाएगा, ये दोबारा अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। रिब केज दोबारा अब नीचे आना शुरू हो गई हैं। पहले क्या हुआ था, पहले ये ऊपर को गई थी, पहले ये ऊपर को गई थी, अब क्या हुआ, अब ये वापस अपनी जगह पे आ रही हैं। जैसे ये अपनी जगह पे आ रही हैं क्योंकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ने रिब्स को खींच रहा है, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है और जैसे ये रिलैक्स होंगे प्रेशर पड़ेगा लंग्स के ऊपर और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा थोरेसिक कैविटी भी डिक्रीज हो रही है और लंग्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो हवा जो होगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी। हवा क्या होगी, बाहर की तरफ आएगी। और कौन सी हवा बाहर की तरफ आएगी वो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, क्या चीज हो रही है, मैंने आपको बताया थोरेसिक कैविटी इज अ मेन और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मसल्स। तो ये मैकेनिज्म था आपका, कैसे इनहेलेशन होती है, कैसे एक्सहेलेशन होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलर लेवल। जो आपके एल्वुलाई थे लंग्स के अंदर, मैंने बताया था आपको कि एल्वुलाई रहते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज कैसे होता है। आपका जो रेस्पायरेशन का भी जो मेन मेटाबॉलिज्म वाला जो प्रोसेस था, उसमें जो आपका रेस्पायरेशन का जो मेन है, कैसे मेटाबॉलिज्म में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कैसे सेलुलर लेवल पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यही प्रोसेस जो है बड़ा समझ आ गया हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। स्टे इन कंटैक्ट विद मी, स्टे इन कंटैक्ट विद माई YouTube channel Gyanta Sciences. That's all. Thanks all.